महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। यूपी, राजस्थान, पंजाब जैसे बड़े सूबों पर कई कई सीटों पर विधानसभा की उपचुनाव हो रहे थे और उत्तराखंड की एकमात्र सीट केदारनाथ पर उपचुनाव था, जिसका नतीजा आज सामने आया है। इतने बड़े राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना, इतने बड़े बड़े प्रदेशों में कई कई सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना, ऐसे में केदारनाथ विधानसभा सीट अचानक ही पूरे देश में हॉट हो गई थी। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों हॉट हो गई थी। आप मेरे साथ बने रहिएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से कहानी बदली। केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग विधायक थी शैला रानी रावत, वो दिवंगत हो गई, उनका निधन हो गया। उसके बाद बाई इलेक्शन का कार्यक्रम जारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर के तो कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं था, बहुत ज़्यादा गुटबाजी नहीं थी, लेकिन जो नए छत्रप थे, जैसे पिछली बार निर्दलीय लड़े कुलदीप रावत, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। दिवंगत विधायक शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत, वो भी चुनाव लड़ना चाहती थी। तो एक कन्फ्रंटेशन ग्राउंड पर काफ़ी था। इधर कांग्रेस में ऊपर की तरफ कलह थी, लेकिन कुल मिलाकर ये सीट इसलिए पूरे देश में हॉट हो गई थी, इसलिए पूरे देश का ध्यान केंद्रित कर रही थी, क्योंकि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार आना जाना रहता है। ये धार्मिक स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवरेट स्थानों में से एक है, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने कई हज़ार करोड़ से पुनर्निर्माण के काम चालू कर रखे, जिनकी निगरानी पीएमओ खुद करता है। पिछले 2 बाई इलेक्शन मंगलौर और बद्रीनाथ भाजपा हार चुकी थी। ये केदारनाथ था, यहाँ पीएम का सीधा जुड़ाव था। सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी की शैला रानी रावत थी, जिसकी के निधन के बाद ये यहाँ बाई इलेक्शन हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी थे। और ऐसे में प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक की सीट होना, दिल के नज़दीक का धार्मिक स्थल होना, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर बेहद मानसिक दबाव था कि सीट को हर हालत में जीतना है। लेकिन ग्राउंड पर कुछ और ही चल रहा था। वहाँ पर कुमाऊं गढ़वाल था, वहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण था, वहाँ पर केदार मंदिर से सोने की चोरी होना एक मुद्दा था, वहाँ पर टूटी सड़कें थी, वहाँ पर चारधाम यात्रा को कुमाऊं की तरफ मोड़ने के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे थे। और ये जो कथानक बना था, ये जो नैरेटिव बना था, भाजपा की टीम ने इस कथानक को बदलने का या समाप्त करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। भाजपा के नेता भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया जाए। अगर सीट जीत जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीती, और हार गए तो इस बात का अच्छा बहाना होगा कि ये चुनाव पुष्कर सिंह धामी की वजह से हार गए। कुल मिलाकर बात यह है कि ये चुनाव पुष्कर सिंह धामी वर्सेस कांग्रेस बन गया था। इसीलिए भी भाजपा का एक खेमा चाहता था ये चुनाव हार जाए, इसमें शिकस्त मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर जो गद्दी बदलने का एक सिलसिला उत्तराखंड में पिछले 20 साल से 24 साल से चला आ रहा है, उसको थोड़ी हवा मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सीट पुष्कर सिंह धामी जीत गए। पुष्कर सिंह धामी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पूरा नैरेटिव वहाँ पुष्कर सिंह धामी बनाम कांग्रेस था। इतने सारे मुद्दे धामी के खिलाफ वहाँ खड़े कर दिए थे, कुछ भाजपाइयों ने और कुछ कांग्रेस ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जीत पार्टी प्रत्याशी आशा नोटियाल की जीत नहीं है, ये जीत पुष्कर सिंह धामी की जीत है। और पार्टी के भीतर और प्रदेश से बाहर भी मुख्यमंत्री की राजनीतिक हैसियत जो है, ये जीत उसमें इजाफा करेगी, ये भी तय है। अब कुल मिलाकर ये माइक्रो मैनेजमेंट इस चुनाव को जीतने का मुख्यमंत्री ने कैसे किया। सबसे पहले उन्होंने मंडलवार, यानी जो छोटे छोटे मंडल भाजपा के होते हैं, उनमें कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। इसके बाद वो 2 महीने से इस चुनाव को लड़ रहे थे। उन्होंने एक बहुत सेंटिमेंटल स्टेटमेंट दिया पिछले 2-2.5 महीने पहले केदारनाथ की ज़मीन पर कि जब तक यहाँ से कोई विधायक निर्वाचित नहीं हो जाता, तब तक यहाँ का विधायक पुष्कर सिंह धामी होगा, यहाँ की समस्याएं पुष्कर सिंह धामी की होंगी, यहाँ के लोगों की दिक्कतें पुष्कर सिंह धामी की होंगी, यहाँ का विकास पुष्कर धामी की जिम्मेदारी है। इस वाक्य के बाद वहाँ चुनावी रंग चढ़ने लगा और चुनावी रंग चढ़ने के बाद इधर कांग्रेस ने भी आस्तीनें चढ़ा ली और कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक मनोज रावत को मैदान में उतार दिया। मैदान में उतरने के बाद मनोज रावत भी बहुत संघर्ष के साथ चुनाव लड़ रहे थे। सारे कांग्रेसी एकजुट हो गए थे। हालांकि प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप थी उसमें एकमत नहीं था, उसमें सहमति नहीं थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि प्रत्याशी कमज़ोर है, हमें किसी और को लड़ाना चाहिए। लेकिन हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, उनका कहना था कि जो पुराना विधायक है मनोज रावत, उन्हीं को लड़ाना चाहिए। तो करण महाराज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, वो अकेले पड़ गए और वो एक टॉप लेवल पर उसका एक भिन्नता होती है, मत भिन्नता होती है, वो मन भिन्नता में बदल गई कांग्रेस में। और इसके अलावा भी जो मुद्दे थे
कांग्रेस ने उठाए थे, चाहे मंदिर का सोना हो, चाहे केदारनाथ मंदिर दिल्ली में हो, चाहे यात्रा को मोड़ना हो, उसको वो पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाई उन सब बातों से। पब्लिक की ज़ुबान पर तो उन्होंने बैठा दिया, लेकिन पब्लिक की ज़ुबान पर बैठे हुए वक्तव्य वोट में तब्दील नहीं हो सके। जब कोई बात, कोई मुद्दा, कोई कथन, कोई स्टेटमेंट वोट में तब्दील ना हो तो उसके कोई मायने नहीं रहते, जैसा केदारनाथ धाम में भी हुआ। केदारनाथ के उपचुनाव में जितने मुद्दे मैंने आपको ये गिनाए हैं, तो ये लोगों की ज़ुबान पर भी थे, कांग्रेस के एजेंडे पर भी थे, व्यापारियों के ज़ुबान पर भी थे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुए। शायद लोगों को बाद में मोदी जी दिखे और ये दिखा कि पुष्कर धामी यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से यहाँ विकास कर रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले 50-100 करोड़ रुपए के घोषणाएं करके उनका बजट भी जारी कर दिया गया। तो ऐसे लोगों का दिमाग धीरे धीरे चेंज होता गया और इस चेंज होने के साथ ही ये जीत दर्ज हो गई। उधर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को, पदाधिकारियों को मंडल स्तर पर उतारकर बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया, लोगों से बातचीत की। लोगों से बातचीत के साथ ही क्या क्या वहाँ ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं फौरी तौर पर, क्या क्या वहाँ हो सकता है, सब किया। तो इस तरह से ये जो तकरीबन ये चुनाव जो 2 महीने पहले भाजपा हारती हुई दिख रही थी, ये बाजी पुष्कर सिंह धामी ने पलट दी और इस बाजी को पलटने के साथ ही वो सिकंदर बनकर उभरे। और केदारनाथ विधानसभा की सीट उनके सियासी हैसियत में कितना इजाफा करेगी तो समय ही बताएगा, लेकिन इजाफा करेगी ज़रूर। यहाँ पर कांग्रेस की जितनी भी स्ट्रेटेजी थी वो पूरी तरह से धराशायी हुई। कांग्रेस के जो मुद्दे थे वो गौण हो गए, कांग्रेस के मुद्दे लोगों के मन मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाए। इसी वजह से ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती चली गई और गड़बड़ होने के साथ ये पूरा का पूरा चुनाव एक वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे पुष्कर सिंह धामी के अनुकूल रहा। और इस चुनाव को जीतने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे की जो खुशी थी वो देखने लायक थी। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। बाबा केदार को प्रणाम करता हूँ और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी
जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है। निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी।